हेलो दोस्तों, मैं तरन्नुम नाज आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस 2.0 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर टाइटल भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। तो आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। जाहिर सी बात है, हम सब लोग भारतीय हैं तो हमारा हक बनता है कि इन सब के बारे में जानना। तो हम एक एक करके सबके बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक मतलब क्या होते हैं। प्रतीक मतलब ये एक ऐसी चिन्ह या मोहर होता है जो किसी सरकारी कागजातों, दस्तावेजों, मुद्राओं आदि पर इनका प्रयोग किया जाता है। और जिस देश से ये संबंधित होते हैं प्रतीक, वहाँ की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित होते हैं और वर्तमान मूल्यों और आदर्शों से भी संबंधित होते हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जो हमारी आन बान शान सब कुछ है। तो इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, इसके नाम से ही पता चलता है कि तिरंगे में 3 रंग होते हैं। सबसे पहले केसरिया रंग, फिर बीच में सफ़ेद रंग, फिर नीचे हरा रंग, और बीच में हमारा होता है सफ़ेद रंग में बीच में होता है हमारा नीला चक्र 24 तीलियों वाला। जो 24 तीलियाँ हैं उनको हम आरे भी बोल सकते हैं, 24 आरे या 24 तीलियाँ, ठीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे को भारतीय संविधान ने कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। इसका प्रारूप तैयार किया था पिंगाली वेंकैया ने, ठीक है। और हम जानते हैं कि इनके रंगों के बारे में। पहला रंग हमारा है इसका केसरिया रंग हमारे देश की साहस, ताकत को दर्शाता है। और जो सफ़ेद रंग है ये हमारी शांति और इसको दर्शाता है। और जो हमारा ये हरा रंग है ये हमारे देश की शुभ उर्वरता और हरियाली को दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। और हमारे जो तिरंगे में ये बीच में बना होता है चक्र 24 तीलियों वाला, ये जो हमारा गहरा नीला रंग है ये दर्शाता है हमारे ब्रह्मांड को। और इसमें जो 24 तीलियाँ हैं, इस चक्र को क्या बोलते हैं? अशोक चक्र बोलते हैं, जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें जो 24 तीलियाँ हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम अपने कार्य में निरंतर 24 घंटे प्रगतिशील रहें, यानी कि हमारा देश भारत अपने कार्य में निरंतर प्रगतिशील है, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं इस तिरंगे का अनुपात कितना होता है? 3:2, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। तिरंगा चाहे जितना बड़ा हो चाहे छोटा हो, जैसा भी हो, लेकिन उसका अनुपात यही रहेगा, 3:2। तो हमने देख लिया अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में, इतना सब कुछ जान लिया। और आइए अब हम देखते हैं अपना अगला राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। राष्ट्रीय पक्षी मोर। कहते हैं कि राष्ट्रीय पक्षी मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाने का एक ये भी कारण है कि यह पूरे भारत में पाया जाता है। और ये जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये राष्ट्रीय पक्षी वही है जो भारतीय मोर है, ठीक है। और इसको भारतीय संविधान ने कब अपनाया? 26 जनवरी 1963 को। राष्ट्रीय पक्षी मोर जो भारतीय मोर है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेट्स। ये दर्शाता है हमारे पवित्रता को और सजीव रंगों को भी दर्शाता है। और ये हमारे भारत की सांस्कृतिक ऐतिहासिकता को भी दर्शाता है, ठीक है। और अगला हम देख लेते हैं राष्ट्रीय पुष्प है हमारा कमल, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो नूसिफेरा गर्टन। प्राचीन इतिहास से ही जो हमारा ये कमल है बहुत ही विख्यात रहा है। कमल के बारे में और कुछ जान लेते हैं जानकारी। इसका अति प्राचीन काल में ही इसका गाथाओं में बड़ा उल्लेख रहा है। और यह जो है प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का मांगलिक रहा, इसलिए इतना इसका वो होने के कारण इसको हमने राष्ट्रीय पुष्प का या फूल का दर्जा दिया है। और ये जो कमल है कहते हैं कि कीचड़ में भी खिलता है। और इसको पवित्रता की नज़रों से देखा गया, क्योंकि ये पवित्र माना गया है। इसका कई जगह पर हमारे प्राचीन काल में प्राचीन इतिहासों में इसके बारे में जानकारी मिली है, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं। अगला क्या है हमारा? राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। राष्ट्रीय पशु हमारा अगला है बाघ। बाघ की 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो 8 प्रजातियों में एक प्रजाति पाई जाती है बंगाल शाही बंगाल बाघ, ठीक है।
जो शाही बंगाल बाघ है इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस। ठीक है, देख रहे होंगे यहाँ पर आप पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं शाही बंगाल बाघ के बारे में। इसको अपनाया था राष्ट्रीय पशु के रूप में अप्रैल 1973 में। और जब इसको अपनाया था तो उसी समय जो है एक योजना चलाई गई थी। इसकी जनसंख्या घट रही थी, तो इसकी जनसंख्या को घटती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए भारतीय सरकार ने एक योजना चलाई थी, बाघ परियोजना। उसका नाम था बाघ परियोजना। वो योजना चलाई गई थी कब? 1973 में। क्यों? क्योंकि बाघों की जनसंख्या जल्दी मतलब बहुत तेज़ी से घट रही थी। तो आइए हम बाघ के बारे में कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। ये जो बाघ होते हैं इनके शरीर पर कुछ धारियाँ पाई जाती हैं, मतलब पट्टियाँ जो बनी होती हैं। तो एक बाघ के शरीर पर, हर एक बाघ के शरीर पर 100 से अधिक धारियाँ पाई जाती हैं। कहते हैं कि धारियाँ तो होती हैं 100 से अधिक, हर एक बाघ के शरीर पर होती हैं, लेकिन किसी भी 2 बाघों की धारियाँ एक जैसी नहीं मिलती। और कहा जाता है कि ये जो बाघ होता है जब ये जन्म लेता है, इसका जो नवजात शिशु होता है, ये 1 हफ्ते तक इसको कुछ दिखाई नहीं देता। और इसके बारे में जानते हैं कि इसकी जो टांगें होती हैं घोड़े के समान मजबूत होती हैं। और ये जो छलांग लगा लेता है 6 मीटर लंबी छलांग लगा लेता है, और ये 5 मीटर ऊंचा उछल सकता है। तो इसके बारे में हमने जान लिया। राष्ट्रीय पशु बाघ, इसको शाही बंगाल बाघ बोलते हैं, शाही बंगाल बाघ। इसको 1973 में अपनाया गया राष्ट्रीय पशु के रूप में, और इसी समय बाघ परियोजना चलाई गई थी इनकी घटती जनसंख्या को रोकने के लिए। अगला देख लेते हैं राष्ट्रीय गान। हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, सभी लोग जानते हैं। ये अपनाया गया था हमारा 24 जनवरी 1950 को, लेकिन ये सबसे पहले गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। कहाँ गाया गया था? कोलकाता में। तब हमारा ये कोलकाता नहीं कलकत्ता था। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, लेकिन इसकी रचना बहुत पहले हो चुकी थी। इसकी रचना हुई थी 1905 में, लेकिन तब यह बंगाली भाषा में इसकी रचना हुई थी। लेकिन जब यह यहाँ अपनाया गया तब 24 जनवरी 1950 को इसका संस्करण हो चुका था हिंदी में, तब ये अपनाया गया। और ये जो राष्ट्रीय गान के हमारे रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने बंगाल का भी एक लिखा है राष्ट्रीय गान, उसका नाम है आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, तो हमने इसके बारे में देख लिया। राष्ट्रीय गान जनगण मन 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, लेकिन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कहाँ? कोलकाता में। तब पहले कलकत्ता था। और देख लेते हैं इसके बारे में। इसकी जो प्रस्तुति का समय है, यानी कि गान समय है जो इसका, वो 52 सेकेंड है। ठीक है, इसका जो समय है वो 52 सेकेंड है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए जो परेडों में इसकी धुन बजाई जाती है उसका अगर समय पूछा जाए तो वो 20 सेकंड है। अगर 52 सेकंड आया है तो ठीक है, नहीं अगर पूछे उसका समय 20 सेकंड तो वो भी हम टिक कर सकते हैं, अगर 52 सेकंड नहीं दिया है। क्योंकि जो 52 सेकंड है वो परेडों में बजाया जाता है, वहाँ पर ये पूरा नहीं गाया जाता। इसकी शुरुआत की कुछ लाइनें धुन में बजाई जाती हैं, तो इसलिए 52 सेकंड भी इसलिए 20 सेकंड भी सही है। 52 सेकंड जो हम लोग गाते हैं और जो धुन बजाई जाती है इसकी, वो होता है 20 सेकंड। उसमें इस गान की शुरुआत की कुछ ही लाइनें बजाई जाती हैं। और देख लेते हैं इसके बारे में। अगर बाई चांस पूछ देता है कि ये जो राष्ट्रीय गान जनगण मन है इसमें पद कितने हैं, तो इसमें 5 पद हैं। ठीक है, जो ये हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मन, इसमें हमारे 5 पद होते हैं। तो हमने देख लिया इसके बारे में कुछ जानकारी। आगे देखते हैं राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? वंदे मातरम। तो ये जो वंदे मातरम है संस्कृत में रचा गया है, इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ही बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, जो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ही हैं। तो इसको सबसे पहले गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1896 में। ठीक है, और इसकी जो गायन अवधि है, समय है, ये है हमारा 65 सेकेंड। 65 सेकेंड या 1 मिनट 5 सेकेंड। ठीक है,
65 सेकंड या 1 मिनट 5 सेकंड। तो हमने देख लिया राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बारे में। 1896 में पहली बार गाया गया था ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, और इसका समय जो है वो 65 सेकंड है या 1 मिनट 5 सेकंड, ठीक है। और इसके जो रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगर कहीं लिखा हो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तो वो भी सही है, ठीक है। तो हमने आप देख लिया इनके बारे में विस्तार से इतनी जानकारी। अभी बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं जब हम आप सब लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। तो बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।